गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की एक सेकंड ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपनी सेकंड ब्रांच, जो कि क्या आपके पास क्या आएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यू ब्रांच है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th एंड 12th कंपाइल। आपको 11th में कुछ आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 11th में कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट भाई? तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कुछ सिलेबस, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। बेसिकली आपको डील करना है किसको? कार्बन को। किसको डील करना है बेटा? कार्बन। तो कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ने हैं, और उन कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स का क्या क्या सिलेबस जो आपको यहाँ पे डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 से 15 मिनट सिलेबस चेक करते हैं कि आपका टोटल सिलेबस क्या क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग टीच करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, राइट? तो जो आपके पास टोटल सिलेबस आएगा, यदि यहाँ पे आप इसका सिलेबस चेक कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेसिक। और बेसिक में भी हम लोग जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं जीओसी। किसको डील कर रहे हैं बेटा? जीओसी। और जीओसी का मतलब क्या है यहां पे? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पे आपको डील करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे, सारी की सारी केमिस्ट्री हम लोग कंपाइल फॉर्मेट में पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईयूपैक। कोई भी आपके पास कार्बन कंपाउंड है, उस कार्बन कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, और उसके नाम लिखने के लिए आपके पास क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे की सारी हम लोग को डील करनी है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यदि आप सीबीएसई में बात करते हो तो सीबीएसई में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता है 1 नंबर का। यदि आप नीट में बात करते हो तो नीट में आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है क्या? हर साल आपको 1 नंबर का सीबीएसई में नाम लिखने के लिए क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, और एक क्वेश्चन आपसे किससे पूछता है? नीट से। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। यदि आपको बेसिक रूल्स पता है तो आप आसानी से टैकल कर सकते हो, राइट भाई? उसके बाद सेकंड हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना आ गया, तो एक कंपाउंड के अंदर 2 बॉन्ड्स होते, हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, कार्बन एंड अदर आइटम्स की बात करेंगे। तो यहां पे आपके पास कुछ बॉन्ड्स आएंगे। जैसे आप बात करो कि आपके पास ए और बी, ए कार्बन है, बी कोई भी आपका अदर आइटम है, उनके बीच में बॉन्ड है। यहां पे जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखो आपने पढ़ा है 10th तक, यदि आपके पास सिर्फ एक बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। आपके पास 2 बॉन्ड होते हैं तो एक होता है सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और आपके पास 3 बॉन्ड होते हैं तो एक हम लोग कहेंगे सिग्मा, और 2 क्या होते हैं आपके पास? पाई बॉन्ड। या आप 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ चुके हो। क्लियर है क्या? यदि आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सिर्फ सिग्मा। 2 बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई। 3 बॉन्ड होंगे तो 1 इज सिग्मा एंड 2 इज पाई। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे जनरली करते क्या है कि आपके पास जो सेकंड टॉपिक आप काउंट करो, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा? मैं यहां पे कह रहा हूं कि आपके पास एक पाई बॉन्ड है। 2 केस हम लोग लेके चल रहे हैं, बेसिकली 2 ही बॉन्ड है, 1 इज सिग्मा, अनदर 1 इज पाई। तो यहां पे जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हो, तो सिग्मा बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और जो पाई बॉन्ड आप डील करते हो, पाई बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोल रहा हूं कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यदि आपको ये बेसिक नहीं आया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे, कोई भी रिएक्शन को टैकल नहीं कर पाओ। क्लियर है क्या? और यहां पे हम लोग इनके डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि आपका जीओसी का सेकंड टॉपिक है। क्लियर है क्या? पहले हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं।
नाम लिखने के बाद हम लोग एक कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं, सर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यदि आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं, देखो दो तरीके से डिस्प्लेस कर सकते हैं, या तो वो क्या करे, पार्शियली डिस्प्लेस करे। पार्शियली मतलब कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, सर आपका सिग्मा बॉन्ड एज इट इज है बट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। क्या हो गए बेटा, कैसे, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक ए बी बॉन्ड, और इस ए बी बॉन्ड में यदि हम लोग काउंट करें आपके पास कुछ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सही है, क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और आप यहां पे कह रहे हो कि जो आपके पास बी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी या फिर पावर, उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज्यादा है, कंसीडर करके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, बी की सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, बी की तरफ। क्या कंप्लीट डिस्प्लेस हो रहा है क्या, नहीं। क्या कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है क्या, नहीं। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, मूव कर रहे हैं। क्लियर है क्या। तो यहां पे आपके पास इस तरीके की कंडीशन डेवलप होंगी, ए आपके पास, बी आपके पास, सही है क्या, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी के पास आपको दिखेंगे। किसके पास दिखेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैसे चार्ज होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा यहां पे, नेगेटिव। भाई बी ने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है तो बी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो बी के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो बी क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, बी क्या हुआ। तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि जो बी आपका नेगेटिवली चार्ज है और ए के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो कैसा हुआ। तो यहां पे जो ये डेल्टा हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं इसको मैं बोल रहा हूं पार्शियल चार्ज। क्या बोल रहा हूं, वाई पार्शियल चार्ज, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा सर। कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव कब आता है, जब वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दे, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले ले। बट यहां ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं, बी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ ना, कि इलेक्ट्रॉन्स बी के पास आ गए तब नेगेटिव चार्ज हुआ, सही है भाई। तो यहां पे बी के पास इलेक्ट्रॉन है तभी वो क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कौन सा, पार्शियल या कंप्लीट, पार्शियल। यदि मैं इसी को ऐसे लिखता तो ये आपका कहलाता है कंप्लीट चार्ज। क्या कहलाता है, और ये क्या इंडिकेट करता है, पार्शियल चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। यदि आपके पास इस तरीके से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं तो उस इफेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, यहां पे उस इफेक्ट को हम लोग एक नाम देके चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। सीखेंगे अभी हम लोग, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। कौन सा इफेक्ट नाम देते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। यदि आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो एक आपके पास इफेक्ट आएगा। दिस इफेक्ट इज नॉन एज इंडक्टिव। सिलेबस चेक कर रहे हैं, अभी डिटेलिंग नहीं है, नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सर ऐसा केस हो जाए कि आपका सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक डाउन हो जाए। भाई सिग्मा बॉन्ड टूट भी तो सकता है, टूट के किसी दूसरे आइटम के पास जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, सही है क्या। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में आपका कंप्लीट शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग होती है किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। दो केस, राइट। यदि आपकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं तो कौन से इफेक्ट अराइज हुए, वन इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्लियर है। बट मान लो यहां पे मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराता हूं, कोई ना कोई इफेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, सारा रोल इलेक्ट्रॉन्स का है। कभी भी कोई आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, किसी भी रिएक्शन को कराओगे तो वहां पे कौन इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन्स। यदि आपको इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, तभी तो आप रिएक्शंस करा पाओगे। इसलिए हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। यदि आपको ये सब आता है तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास हम लोग बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराते हैं। किसको शिफ्ट कराते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को। यदि हम लोग कंप्लीट शिफ्ट कराते हैं तो वहां पे एक टर्म आती है रेजोनेंस। क्या आएगा,
रेजोनेंस, और इसी को हम लोग एक नाम देके चलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम देके चलते हैं बेटा? मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक, जिसमें हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएंगे? शिफ्ट कराएंगे, या डिलोकेलाइज भी कहते हो। क्या कहते हो? डिलोक आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड इफेक्ट इसी में आता है, यदि आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराते हो, जिसमें हम लोग काउंट करके चलते हैं कि भाई आपका कोई सुटेबल रिएजेंट, जैसे मान लो इसके मॉलिक्यूल के पास कुछ रख दें तो शिफ्टिंग होगी, यदि वो नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी, उसको हम लोग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि रिएजेंट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे, रिएजेंट नहीं होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? आगे मूव ऑन करें। अब यहां पे आप काउंट करो तो उस इफेक्ट को नाम दे दिया गया यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो टोटल हम लोग कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं? 4। वन इज, सेकेंड वन इज, और इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अराइजेस विद द, यानी डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कराते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपके वेटनरी एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था? पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, वेटनरी सर्जन का और नीट का। क्वेश्चन क्या था? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि जितने भी आपके पास ये 3 इफेक्ट हैं, लाइक हम लोग काउंट करें, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस, ये आपके परमानेंट इफेक्ट हैं। कैसे इफेक्ट है बेटा? परमानेंट। और जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो आपका कैसा है? टेम्परेरी। तो क्वेश्चन क्या बना? यदि आपको एक सिलेबस से भी क्वेश्चन यदि हम लोग निकालें तो क्वेश्चन क्या डेवलप हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी इफेक्ट? कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक। क्या आंसर करोगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका टेम्परेरी है। वाई टेम्परेरी? क्योंकि रिएजेंट होगा तो होगा, रिएजेंट नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए कैसा हुआ? टेम्परेरी। बाकी अदर 3 इफेक्ट्स क्या होंगे? परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है? यदि आपको ये सब समझ आ गया, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां पे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बन कंपाउंड है, वो कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है नहीं पता ना भाई, कितना ज्यादा बेसिक है नहीं पता, या कितना ज्यादा स्टेबल है, क्या हम लोगों को आइडिया है क्या? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना स्टेबल हो सकता है नहीं पता अभी। कोई कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उनकी स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझ आएगा तो थर्ड टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, वहां वो स्टार्ट होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है? कंपाउंड आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, यस या नो? बेटा न्यूट्रल कंपाउंड है। कंपाउंड्स आपके पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। एंड कंपाउंड आपके क्या हो सकते हैं? नेगेटिव चार्ज। राइट? कंपाउंड में भी न्यूट्रल, कंपाउंड में भी पॉजिटिव चार्ज, कंपाउंड में भी। यदि हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कार्बन। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर यदि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग यहां पे डील करेंगे कार्बोकैटायन। तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग बात करेंगे कार्बो एनायन। तो हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। सही है क्या? यदि आपको स्टेबिलिटी समझ आती है, क्या समझ आती है? स्टेबिलिटी। आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। वो आपको कब समझ आएगी? बी सिस्टेमेटिक, जब आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आते होंगे, क्योंकि उन सारे इफेक्ट्स की हेल्प से हम लोग स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करते हैं? वो इफेक्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप लोगों को स्टेबिलिटी क्लियर नहीं होगी। और स्टेबिलिटी आपको क्लियर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको एसिडिक नेचर क्लियर नहीं होगा। क्या क्लियर नहीं होगा? एसिडिक नेचर। और आपको एसिडिक नेचर क्लियर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको बेसिक नेचर क्लियर नहीं होगा। क्या होता है सीखेंगे अभी, हालांकि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो 11th क्लास में कि एसिडिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है। 10th में भी आपका एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, बट फिर भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है क्या? तो यहाँ पे आपके पास जो एसिडिक नेचर हम लोगों को कुछ कंपाउंड्स की आइडेंटिफाई करनी है। किसकी आइडेंटिफाई करनी है? कुछ
जैसे एक आपके पास एक टर्म आएगी 11th क्लास में, एक चैप्टर था आपके पास हाइड्रोकार्बन, कौन सा था? हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, उसमें आपको एसिडिक नेचर चेक करना है। क्या चेक करना है? आपके पास 12th में एक चैप्टर आएगा अल्कोहल, फिनॉल और इथर। क्या आएगा? अल्कोहल, फिनॉल और इथर। तो यहां पे आप अल्कोहल की एसिडिक नेचर, फिनॉल की एसिडिक नेचर, ये सब हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है क्या? एक आपके पास चैप्टर आएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या चैप्टर आता है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर चेक करेंगे। तो बेसिकली आपने पास ही कुछ कंपाउंड्स है, 4 कंपाउंड, और इन चारों कंपाउंड्स में देखो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं, या फिर बेसिक नेचर आपका एक 5th चैप्टर आएगा अमाइंस। कौन सा चैप्टर आएगा? अमाइन। तो हम लोग सारे चैप्टर को कंपाइलेशन में पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग कोई भी चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, वो जितने भी चैप्टर में इन्वॉल्व है, जितने भी चैप्टर्स में इन्वॉल्व है, उसको एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, ये कॉन्सेप्ट कहीं इन्वॉल्व है, वो कहीं इन्वॉल्व है, फिर समझ नहीं आएगी ऑर्गेनिक। तो इसलिए मैं सारा कंपाइल करता हुआ चल रहा हूं। इस टॉपिक पे यदि आप इसको भी अच्छे से कवर करते हो, तो आपका सीबीएसई में यदि हम लोग चेक करते हैं 12th में 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन कवर होते हैं? 2 से 3। यदि आप नीट में बात करते हो तो हर साल एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन आता है, हर साल बेसिक नेचर पे क्वेश्चन आता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं। क्या मिलेंगे? 2 से 3 क्वेश्चन। यदि आप जेई का एग्जाम देते हो तो जेई के एग्जाम के लिए तो 2 क्वेश्चन आपको 100% आपको यहां मिलेंगे। कभी भी उठा के देख लो, लास्ट 10 ईयर हम लोग चेक करें तो। क्लियर है क्या? तो ये तीनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, और तीनों टॉपिक किससे कवर्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। सही है क्या? वो नहीं आएगा तो आपको ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या? जैसे आपको स्टेबिलिटी पता चल जाएगी, एसिडिक नेचर पता चल जाएगी, बेसिक नेचर पता चल जाएगी, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो यहां पे हम लोग कुछ रिएजेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएजेंट्स। किसकी बात करेंगे बेटा? रिएजेंट। और रिएजेंट यदि आप चेक करो तो हम लोग 2 अलग अलग टाइप के रिएजेंट लेके चलेंगे, या फिर आप रिएक्टेंट कह सकते हो, जिनको हम लोगों को क्या करना है? रिएक्ट कराना। तो यहां पे आप 2 अलग अलग टाइप के रिएजेंट पढ़ोगे। एक आपके पास आएगा न्यूक्लियोफाइल, एक हम लोग बात करेंगे आपके पास आएगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। वन इज न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफाइल। 2 अलग अलग टाइप के आपको क्या डील करने हैं? रिएजेंट। क्या होते हैं वो बाद में सीखेंगे। जैसे आपको रिएजेंट समझ आ गया, उन्हीं रिएजेंट के बेसिस पे आपकी कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे, और इन्हीं टाइप ऑफ रिएक्शन को मैं नाम दे दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब एक रिएक्शन कैसे मूव करेगी, सर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो कैसे फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे वो रिएक्ट कर रहे होंगे, वो सब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में टाइप ऑफ रिएक्शंस अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस होंगी। तो यहां पे यदि आप बात करो, दो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की। किसकी बात कर रहे हैं? एडिशन रिएक्शन। एक हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास आएंगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी रिएक्शंस डील कर रहे हैं फिलहाल? 2। वन इज एंड सेकंड वन इज। अब एडिशन किसका हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का। एडिशन किसका हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल का। सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूट कौन कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ रिएक्शन समझ आएंगी। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, यदि आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना चाहते हो, किसको ऐड कराना चाहता हूं, तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे बेटा? फिलिक एडिशन रिएक्शन। सारा जितना भी पोर्शन आप डील करोगे सब सिस्टेमेटिक होगा, ठीक है? कोई भी रटाफिकेशन नहीं है। यदि आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रखी तो आपको ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगी। डन।
उसके बाद मैं कहता हूं कि न्यूक्लियोफाइल आप ऐड कर रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी तो आप ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकता हूं? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे यहां पे यदि हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन पार्ट्स की, किसकी बात कर रहे हैं? कितने टाइप का होगा? दो। कौन कौन सा? या तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से, या फिर आपका, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे या तो न्यूक्लियोफाइल की वजह से आ रहा है, जिसको क्या नाम दे रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, सही है। या फिर आप डील कर रहे होगे क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है भाई। कितने टाइप की रिएक्शंस आ गई? 4। कितने टाइप की? 4। या तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा हो या न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा हो, सही है। या फिर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा हो या फिर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट। क्लियर है क्या? उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, जैसे हम लोग बात करेंगे, एक आपके पास टर्म आएगी न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होते हैं फ्री रेडिकल? वो सब हम लोग डील करेंगे। एक 5th टाइप की रिएक्शन, इसकी बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक हम लोग बात करेंगे इसी में एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सब इसी का पार्ट, जो हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट, एलिमिनेशन पार्ट। इन्हीं रिएक्शंस की सब रिएक्शंस हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपके पास जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग 6 अलग अलग टाइप की रिएक्शंस को डील कर रहे हैं। वो आपको रिएक्शन कब आएंगी? जब आपको बेसिक सब आता होगा। क्लियर है? आपको जैसे रिएक्शंस आ जाएंगी तो रिएक्शंस के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अदर रिएजेंट्स की। किसकी? रिएजेंट। जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पे हम लोग कुछ एजेंट यूज करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए। एक कंपाउंड है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस कार्बन कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज करना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे? एजेंट। और यहां पे हम लोग 2 अलग अलग टाइप के एजेंट यूज करेंगे। एक आपके पास आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या आएगा? और सेकंड हम लोग यूज करेंगे यहां पे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। सही है क्या? मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने के काम आएंगे। किसके काम आएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जो किसी भी कंपाउंड का क्या कराने के काम आएंगे? रिडक्शन कराने के काम आएंगे। कुछ सिलेक्टेड है वो हम लोग डील करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा टेस्ट। क्या आएगा? टेस्ट। टेस्ट क्या होते हैं? मान लो आपके पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? अभी हम लोग फर्स्ट एडिंग उसी की डालेंगे, सही है क्या? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे उन फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है। भाई लैब में आप कुछ ना कुछ टेस्ट करोगे, नहीं करोगे? कुछ ना कुछ एनालिसिस करोगे, नहीं करोगे? वो एनालिसिस हम लोग पहले थ्योरेटिकल चेक करेंगे, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटल चेक कर सकते हो कि भाई इसमें ये कंपाउंड है तो पहले आप ये मिलाओ, फिर आप इसमें ये ऐड करो, फिर इसमें आप ये ऐड करो। तो आपके पास अलग अलग टेस्ट आएंगे। जैसे हम लोग करते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल। किसके लिए बात करते हैं बेटा? टेस्ट फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के टेस्ट हैं। हम लोग बात करते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट हैं। किसके टेस्ट हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग बात करते हैं आपके पास एल्डिहाइड आएगा, आपके पास कीटोन आएगा, उनके टेस्ट हैं। एक आपके पास अमाइन आएगा, अमाइन के टेस्ट। और इन टेस्ट के ऊपर देखो जो आपकी टाइप ऑफ रिएक्शंस थी, लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, इन टाइप ऑफ रिएक्शन में यदि आप सीबीएसई काउंट करते हो, जितना भी कन्वर्जन है भाई आपका कम से कम ये मान लो 7 से 8 सब इसी से जाएगा। 7 से 8 किस में जाएगा? हो गया? सीबीएसई में कितना जाएगा? 7 से 8। वहां हम लोग नीट की बात करते हैं तो नीट में आप काउंट करो तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाते हैं। यदि आपको टाइप ये पूरा चैप्टर है, 75% सिलेबस है आपका। क्या ये 75% सिलेबस? क्लियर है क्या?
यदि आपको यहां तक ये सब फिनिश हो जाता है तो हम लोग 75% अपना सिलेबस किसका, ऑर्गेनिक का फिनिश कर जाते हैं। उधर से फिर हम लोग बात करें जेई का, वही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और यदि आप टेस्ट की बात करते हो, रिएजेंट्स की बात करते हो, ये आपका कन्वर्जन आता है यहाँ पे, तो कन्वर्जन से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का सीबीएसई, और टेस्ट से क्वेश्चन आता है 1 क्वेश्चन। वैसे आपका टोटल पार्ट डिवाइडेड है। और जो आपकी जो हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास में, यदि आप चेक करो तो हम लोग 12th क्लास में आपके पास चैप्टर्स हैं जो आपको डील करना है, जो सब कुछ इसमें कंपाइल करना है। वो आपके पास चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं यहां पे हेलो एरिन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपके पास आएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एक आपके पास चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये चैप्टर नंबर 11 है, सेकंड पार्ट है एनसीईआरटी का। उसके बाद थर्ड हम लोग बात करते हैं, आपके पास आएगा एल्डिहाइड। फिर हम लोग बात करते हैं, आपके पास आता है कीटोन, और आपके पास क्या आएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक पूरा चैप्टर है, 3 फंक्शनल ग्रुप। फिर फोर्थ आपके पास आता है अमाइन। जितने भी आपके पास 4 चैप्टर तो 12th के। 11th की बात करते हैं, 11th में आपकी जीओसी वो हम लोग कवर कर पाएंगे, हाइड्रोकार्बन हम लोग कवर कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका 11th और 12th का टोटल कंपाइलेशन हम लोग करेंगे किसका, ऑर्गेनिक का। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यदि आपको 11th का क्लियर होगा, जीओसी वगैरह क्लियर होंगी, तभी आप उस 12th में अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। वो इसलिए हम लोग वो पहले पढ़ रहे हैं, उनका बेसिक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? टोटल आपके पास ये 6 चैप्टर हैं जो आपके कंपटीशन के कवर हो जाएंगे पूरी ऑर्गेनिक के। उसके अलावा कुछ अदर चैप्टर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, 3 चैप्टर। और वो हम लोग बहुत आसान चैप्टर्स हैं जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उनको हम लोग बाद में डील करते हैं। क्लियर है क्या? जो टोटल ड्यूरेशन हम लोग रखेंगे वो 1.5 से 2 महीने में इसको टोटल फिनिश करेंगे, ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं है। सही है? ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक अपनी 6 चैप्टर एक साथ खत्म कर रहे हैं, सारे के सारे कंपाइल हो जाएंगे। क्लियर है भाई? तो स्टार्ट करें। सिलेबस क्लियर हो गया तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बाद रिएक्शन, रिएक्शन नहीं, स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, और फिर उसके बाद रिएक्शन। क्लियर है भाई? तो हेडिंग डालो जीओसी। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं जीओसी। किसकी बात कर रहे हैं? जीओसी। जीओसी क्या है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है बेटा? फर्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? जीओसी। यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन को डील करते हो। किसको डील कर रहे हैं बेटा? कार्बन। भाई और अदर एलिमेंट्स भी तो ले सकता था, कार्बन ही क्यों लिया गया? सर 118 एलिमेंट्स थे, किसी और एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते थे, कार्बन ही क्यों? कार्बन इसलिए चूज किया गया क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी हम लोग काउंट करते हैं वो कितनी आती है? 4। एक रीजन तो हम लोग कहते हैं कि टेट्रावैलेंट, बट वो एग्जैक्ट रीजन नहीं है। कार्बन हम लोग इसलिए चूज करते हैं कि कार्बन ऐसे अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है और एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? एक लॉन्ग चेन। कार्बन अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, और इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? कैटिनेशन। यदि कोई आपसे पूछे कि कैटिनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा है? कार्बन। कौन सा एलिमेंट आएगा? कार्बन। एक रीजन तो ये हो गया। सही है क्या? कार्बन की मैक्सिमम कैटिनेशन कितनी है? मतलब मैक्सिमम है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो कैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। क्या कह सकते हैं? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन। फिर उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन, चलो हम लोग कार्बन ले रहे हैं,
10th तक पढ़ चुके हो ये सब आप, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि कार्बन से यदि हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन निकालें, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है पहले ये बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि यहां पे हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर लेके चलते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप चेक करो, पढ़ चुके ये तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2, क्या आएगा? 2p2। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कार्बन कभी भी पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में या लिंकेज फॉर्मेशन में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स तक पार्टिसिपेट कर सकता है? 4। और एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन, सही है क्या? क्या कहते हैं? या फिर यहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, उसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? तो यहां पे यदि आप वैलेंसी की बात कर रहे हो तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बेटा? 4 प्लस या माइनस? प्लस माइनस। इसका मतलब वो 4 ले भी सकता है और 4। अब यहां पे आप काउंट करो, यदि आप कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, 2 ही केस आते हैं। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? क्या निकाल सकता है? क्या? चलो मैं यहां पे कहता हूं कि आपने ना 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कार्बन के ऊपर +4 बनेगा। भाई आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आता है नहीं आता है? मैं आपको कहता हूं कि इसमें आप 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो -4 बनेगा, सही है। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग कहते हैं कि 6 प्रोटॉन। कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो हम लोग कहते हैं कि 6 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। क्लियर है क्या? यहां पे हम लोग काउंट करते हैं, प्रोटॉन 6 हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। सही बेटा, होने तो 6 ही चाहिए थे। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप एक लॉजिकल सोचो कि सर यहां पे आप काउंट करो, 6 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे तो इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स काफी हाई होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना कार्बन एटम से वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है? क्योंकि हम लोग इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस काफी हाई हैं। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। क्लियर है क्या? इसलिए ये चीज भी नहीं बनेगी। फिर हम लोग कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, क्या 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? क्या इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा सर, वीक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? इफेक्टिवली होल्ड। तो इसलिए यह भी फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। क्लियर है क्या? यहां पे आप कह सकते हो कि कार्बन इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज की वजह से क्या नहीं बना रहा है यहां पे? आयनिक बॉन्ड। बट कार्बन क्या फॉर्म करेगा? ओनली कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्डिंग थोड़ी बहुत पढ़ के आए, वो इन्वॉल्व होगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन जो आपके पास है सर वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम, तो कार्बन ना तो लॉस कर सकता ना गेन कर सकता, तो इसलिए वो कौन सा बॉन्ड नहीं बना रहा? आयनिक। बट मैं कहता हूं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ क्या करेगा? म्यूचुअल शेयर करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इसको रिक्वायरमेंट है तो ये ले लेगा, इसको रिक्वायरमेंट है तो ये ले लेगा। उसको हम लोग कहेंगे क्या?
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, जैसे आपके पास कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, कितने हैं, 4। तो ये शेयर कर सकता है क्या, मान लो मैं यहाँ 4 हाइड्रोजन लगाऊं, एक हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1, तो एक एक शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यही आपके म्यूचुअल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है क्या। और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवलेंट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बन आपका क्या बनाता है, कोवलेंट। रीजन समझ आ रहा है। तो हम लोग जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किसको डील कर रहे हैं, कार्बन को, किसको, कार्बन को। क्लियर है क्या। और उन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। कार्बन को क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो अपने जैसे एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, सेल्फ लिंकिंग, मतलब उसकी कैटिनेशन पावर क्या है पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम। क्लियर है क्या। उसके बाद एडिंग डालो, हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिनिश ही कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे एडिंग डाल रहे हैं भाई, आपके पास एक टर्म आती है जो आप बार बार यूज करोगे, फंक्शनल ग्रुप। जिसको हम लोग लिखेंगे Fg। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, देखो आपके पास कोई भी कार्बन कंपाउंड आप देखोगे, उस कार्बन कंपाउंड में एक मेन एड ग्रुप होगा, क्या होगा, जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उस कंपाउंड में कराना चाहते हो तो किसका रोल होगा, उस ग्रुप का, और उसी ग्रुप को हम लोग कह देते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो आपके घर में मम्मी भी है, पापा भी है, डिसीजन कौन लेता है, पापा, तो पापा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, जो डिसीजन ले रहा है कि क्या करना है। ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स में हो सकता है अभी किसी के घर मम्मी भी डिसीजन लेती हो, वो अलग बात, बट मान लो यहां पे हम जनरल बात करें, ठीक है, नहीं बट एक मेन हेड होता है ना, फिर तो अच्छी बात है भाई। ऐसा हो सकता है नहीं कि एक कार्बन कंपाउंड पे 2 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2, तो उनमें से कोई एक ज्यादा लेता होगा, वो मैं भी बताऊंगा, सही है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कि आपके पास इधर मैं आपको कहता हूं कि कोई भी आपके पास एटम्स हो सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं भाई ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल हो गया, क्या कह रहे हैं हम लोग, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप। जो क्या करता हो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन chemical properties of an organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला ग्रुप कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या कर रहा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा होगा, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो वैसे इसके बारे में, एक आपके पास एक ग्रुप होता है OH, एक से ज्यादा एटम है भाई, ग्रुप ऑफ एटम कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं। अब यहां पे ग्रुप ऑफ एटम है तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को यहां पे अल्कोहल। ये आपके चैप्टर्स हैं, क्या है ये आपके चैप्टर। ऐसे जितने भी कंपाउंड जिन पे OH लगाओ उनको क्या नाम दे देंगे, अल्कोहल। उनको स्टडी करना है, क्या करना है, स्टडी करना है। ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनके पास इस तरीके से एक ग्रुप लगाओ, या फिर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, CHO लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ओपन एंड कंडेंस फॉर्म में। तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, नाम है ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कीटोन। क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन। OH है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। CHO है तो, CO है तो
कीटोन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो डेफिनेशन से क्लियर करना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो क्या डिटरमाइन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आपके पास एक चैप्टर आप पढ़ोगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद मैं आपको कहता हूं ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ NH2 आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? NH2। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं? अमाइड। यहां पे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ Cl आ सकता है। क्या आ सकता है? Cl। इसको कहते हैं हम लोग एसाइल क्लोराइड। जो आपके यूज होते हैं वो आपको याद रखने, जो यूज नहीं होते वो उनको हम लोग देख ही नहीं रहे। ये आपके सारे यूज होंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे उन चैप्टर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, वो इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को चेक करना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आपके पास ऐसे एक टर्म लिखी मिलेगी, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं बेटा? एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या? एक सिंपल फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे CN, इसको आप लोग बोलोगे क्या? नाइट्राइल। क्या बोला जाता है? नाइट्राइल। आपके पास लिखा मिलता है यहाँ पे आपको NH2। क्या लिखा मिलता है? NH2। इसको हम लोग कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं बेटा? अमाइन। आपके पास लिखा मिलेगा OHA, इसको हम लोग कहते हैं ईथर। क्या कहेंगे? ईथर। ऐसे यहां पे एक कंपाउंड और लिख लो, आपके पास इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे चलता रहेगा। आगे आगे कार्बन चेंज उड़ती जाएगी, इस साइड भी कार्बन चेंज उड़ती जा रही है, इस साइड भी कार्बन चेंज उड़ती जा रही है। क्लियर है क्या? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एस्टर। ये कुछ बेसिक कंपाउंड्स हैं, यानी बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम लोगों को डील करने हैं। वैसे बहुत सारे हैं बट हम लोग कुछ सिलेक्टेड ही चेक करने हैं। क्लियर है क्या? अल्कोहल चैप्टर है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिलेगा? मतलब जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन कार्बन कंपाउंड्स में यदि OH कहीं आपको दिखता है तो उन कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? CHO है तो क्या नाम देंगे? CO है तो COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 है तो C डबल बॉन्ड O है तो एस्टर, फिर ये क्या आएगा? NH2 अमाइड, Cl एसाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCO है तो एनहाइड्राइड, CN है तो NH2 अमाइन और O है तो ईथर। इनको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? क्या था फंक्शनल ग्रुप? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सारे ग्रुप ऑफ एटम है तो इसका मतलब किसी भी कार्बन के साथ ये सब जुड़े होंगे, उनमें हम लोग को इनके थ्रू ही सारी प्रॉपर्टीज निकालनी है। उनको हम लोग क्या नाम देंगे? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, होमोलॉगस सीरीज। बेसिक है, 9th क्लास का पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं होमोलॉगस, लास्ट टॉपिक है बेटा। ऐसे एक टर्म लिखी मिलेगी आपको बार बार, होमोलॉगस सीरीज यूज होती है, कई जगह लिखा जाता है क्वेश्चन में होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि आपके पास सारे के सारे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम। तो यहां पे हम लोग लेके चल रहे हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, और सेम फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक सीरीज अराइज होगी जिसको क्या नाम दिया गया? जैसे एग्जांपल यदि हम लोग बात करें कि आपके पास जैसे डेफिनेशन बनाएंगे, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल लेके चलते हैं। अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था बेटा? OH। तो चेक करो, मैं आपको कहता हूं कि CH3 3 कार्बन OH एक हो सकता है बेटा। मैं आपको कहता हूं कि CH3 CH2 OH, नाम लिखना नहीं सीख रहे अभी, मैं जनरल बता रहा हूं। उसके बाद आएगा CH3 CH2 CH2 OH, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, CH3 CH2 CH2 OH CH2 OH।
अब मुझे एक चीज बताओ, आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, आपको फंक्शनल ग्रुप क्या मिल रहा है, सेम या डिफरेंट? ऊपर से नीचे चेक कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है या घट रहा है? क्यों? क्योंकि एक CH2 ग्रुप बढ़ रहा है। हम लोग लिखते हैं कि कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास, देन द सीरीज ऑब्टेन्ड, एक सीरीज मिल रही है, दिख रही है क्या, इज नॉन एज होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है क्या? मतलब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। चलो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड बनाओ, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड लिख लिया क्या? ये कंपाउंड्स ऑफ, या कंपाउंड हैविंग डायरेक्ट लिख लो, कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, डेफिनेशन लिख सकते हो भाई, कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर अरेंज्ड in the increasing order of their molecular mass, are arranged in the increasing order of their molecular mass, then the series obtained is known as homologous series। देखो आपको एक सीरीज मिल रही है, सही है क्या? हो जाएगा। आगे बढ़े, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि होमोलॉगस, आपको बनानी है होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, मतलब सबसे सिंपल जोड़ते हैं CH3 CHO, सही लिख रहा हूं? आगे बोलो, CH3 CH2 CHO, राइट क्या? आगे बोलो, CH3 CH2 CH2 CHO, आगे बोलो, CH3 CH2 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 CHO। तो एक CH2 वेरी कर रहा है ना, और आपकी सीरीज आ गई, जिस सीरीज को क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज। तो आपका होमवर्क है एक तरीके से, आपको क्या करना है, होमोलॉगस सीरीज राइट करनी है। क्या करनी है? राइट करनी है। किस किस की? कीटोन की। होमोलॉगस सीरीज ऑफ कीटोन आपको लिख के आनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लिख के आनी है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको लिखना है एस्टर और ईथर। देखें कैसे लिख के आओगे, सही है क्या? तो आपको इनकी होमोलॉगस सीरीज बनानी। आपको कुछ डाउट्स आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनको कवर करते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में